लिबरल। देखो इस टॉपिक में क्या है, सबसे पहले इसमें जिक्र होगा जर्मनी का। जो जर्मनी है वहां पर 1848 में जर्मनी का एक शहर है जिसे कहते हैं फ्रैंकफर्ट। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में एक जगह ना कई सारे लोग इकट्ठे हुए थे। इसमें ट्रेडर्स थे, वकील थे, एजुकेटेड पर्सन थे, रिच आर्टिशियंस थे, धनी कलाकार। ये सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए थे। इन लोगों की एक डिमांड थी ना कि जर्मनी में ना एक असेंबली क्रिएट की जाए, तैयार की जाए। वहां पर क्या होना चाहिए, एक असेंबली होनी चाहिए और एक डैम, वहां का सारा जो रूल है ना वो डेमोक्रेटिक वे में होने चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डिमांड जो थी वो थी मिडिल क्लास वर्ग की, मध्यम वर्ग की, जो काफी ज्यादा रिच और एजुकेटेड था। लेकिन जो मिडिल क्लास वर्ग था ना, ये जो भी वर्किंग क्लास थे उनके डिमांड्स को नहीं मानना चाहता था, उनके डिमांड को नहीं मानना चाहता था। आपको पता है इस समय 831 मेंबर्स इलेक्टेड हुए थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए। 831 मेंबर्स इकट्ठा हुए थे और उन्होंने एक काफी लंबा जुलूस निकाला था, काफी लंबा जुलूस निकाला था। और इनकी ये डिमांड थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। पर और इसके लिए एक मीटिंग हुई थी सेंट पॉल चर्च में, सेंट पॉल चर्च में। लेकिन ये जब मीटिंग हुई ना तब कई सारे लोगों ने इसमें विरोध किया, कई सारे लोगों ने इसमें विरोध किया। और इस विरोध को एरिस्टोक्रेट्स ने, ठीक है, और मिलिट्री दोनों ने ही किया था, जिसके द्वारा ये जो पार्लियामेंट थी इसे समाप्त कर दिया गया, इसे समाप्त कर दिया गया। इस समय ये हुआ था कि फीमेल्स जो थी ना सेंट पॉल चर्च में, फीमेल्स को पहले राइट टू वोट नहीं था, फीमेल्स को पहले राइट टू वोट नहीं था। फीमेल्स एज ए जो फीमेल्स थी उन्हें क्या, फीमेल्स को केवल ऑडियंस की तरह रखा गया था, ऑडियंस की तरह रखा गया था। ये जो लेकिन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो कंसेप्ट था ये फेल हो गया था। ठीक है, इस क्योंकि मिलिट्री के द्वारा इसे फेल कर दिया गया। और विलियम फोर्थ को राजा के लिए जो चुना गया था ना तो उसने भी मना कर दिया था। इसके बाद दोबारा से वही सिस्टम आ चुका था, लेकिन एक बदलाव हो गया। इसके बाद कई सारे जो राजाओं थे ना उन्हें ये पता चल चुका था कि अब पहले वाला सिस्टम नहीं चल सकता, पहले वाला सिस्टम नहीं चल सकता। जिसके कारण वहां के कई सारे हैब्सबर्ग ने, जो हैब्सबर्ग था उसने अपनी जो भी कॉलोनीज थी वहां से दास प्रथा का समाप्त कर दिया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया, स्लैव सिस्टम को बैन कर दिया। इसके अलावा रशियन एम्पायर में भी स्लैव सिस्टम को बैन कर दिया गया था। ये तो था यहां तक क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा जर्मनी से। नेक्स्ट टॉपिक किससे आएगा, जर्मनी से। जो जर्मनी में ये जो टॉपिक है कि भाई क्या क्या सेना राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, क्या मिलिट्री किसी भी कंट्री में का यूनिफिकेशन कर सकती है, ये क्वेश्चन है। लेकिन जर्मनी के साथ ऐसा हुआ है, जर्मनी के यूनिफिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो पर्शिया के मुख्यमंत्री जो चीफ मिनिस्टर था ओटो वॉन बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क। इसकी एक पॉलिसी थी जिसे आयरन एंड ब्लड पॉलिसी कहा जाता है, लो एंड और रक्त की नीति इसकी थी। इसने ये जो था काफी ज्यादा पावरफुल था, ये क्या था, काफी ज्यादा पावरफुल था। इसने किस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन किया, इसके टाइम पे 7 साल में 3 लड़ाइयां हुई थी। 7 साल में कितनी लड़ाइयां हुई थी, 3 लड़ाइयां। और ये 3 लड़ाइयां हुई थी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। और ये कहा गया कि इन तीनों वॉर में पर्शिया जीता, पर्शिया मींस जर्मनी तीनों वॉर में जीत गया था। और 1871 में जर्मन का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मन का यूनिफिकेशन हो गया था। और जर्मन का किंग चुना गया विलियम फर्स्ट को। किसे चुना गया, विलियम फर्स्ट को। और 1871 में वर्षा में एक मीटिंग हुई थी, वर्षा में एक मीटिंग हुई थी और एज ए जर्मनी का यूनिफिकेशन सेलिब्रेट किया गया था। और उस समय अब जो न्यू जर्मनी बना था ना उसकी करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम
का मॉडर्नाइजेशन किया गया, मॉडर्नाइजेशन किया गया। और ये बोला गया कि जो पर्शिया के रूल्स हैं वही जर्मनी में भी चलेंगे, वैसे ही व्यवस्था बनाई गई थी। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? आपको पता है जो पहले इटली था वो फ्रेगमेंटेड था, कई सारे हिस्सों में इटली बटा हुआ था, उसके अंदर 7 स्टेट्स थे और इटली के एक हिस्से पर हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल होता था। किसका रूल होता था बेटा? और इटली जो है वो 7 हिस्सों में डिवाइड था, सार्डिनिया, पिडमोंट। इस पे इटली की जो राजशाही परिवार है ना, वहां के जो एक प्रिंसली स्टेट्स है, प्रिंसली फैमिली है, उसका रूल होता था, सार्डिनिया, पिडमोंट। नॉर्थ में ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग का रूल होता था और इसके सेंटर पे पॉप का शासन होता था। कहाँ शासन होता था? पॉप का। और जो इसका दक्षिणी हिस्सा था, साउदर्न एशिया, उस पर बोर्बन डायनेस्टी का रूल होता था। किसका? बोर्बन डायनेस्टी का रूल होता था। इटली की लैंग्वेज जो थी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वैरायटी थी, लैंग्वेज में भी अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विविधता पाई जाती थी, एक तरह की लैंग्वेज नहीं थी इटली की। तो लेकिन जो इटली के लोग था ना, इटली का जो राजा था उसका ये मानना था, सार्डिनिया पिडमोंट का, कि अगर इटली का यूनिफिकेशन किया जाए तो इटली की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो जाएगी, इटली की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। इटली के यूनिफिकेशन का पहला जो कंसेप्ट है वो मैजीनी ने सोचा था। किसने सोचा था? मैजीनी का ये मानना था ना कि इटली का जो यूनिफिकेशन है वो एक रिपब्लिक कंट्री की तरह होना चाहिए, एक रिपब्लिक कंट्री की तरह होना चाहिए। लेकिन 1831 से लेकर 1848 तक के उसके सारे के सारे जो मूवमेंट्स थे वो फेल हो गए, वो सारे फेल हो गए। इटली की यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा रोल जिसने निभाया है उसका नाम है कावोर। कौन? कावोर। वो चीफ मिनिस्टर कावोर का था। किसका था? कावोर। जो कावोर था ना, वो ना तो रेवोल्यूशनरी था और ना ही डेमोक्रेटिक था। रेवोल्यूशनरी भी नहीं था, ये ना क्रांतिकारी था और ना ही ये लोकतंत्र में विश्वास रखता था। ये इटली के अमीर परिवारों से संबंधित था, इटली के अमीर परिवारों से संबंधित था जिनकी संख्या ज्यादा थी। इसके अलावा इसको इटली से ज्यादा फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, इटली से ज्यादा फ्रेंच लैंग्वेज आती थी इसको। और इसने एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया था फ्रांस के साथ एक डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया था और फ्रांस और इटली ने मिलकर 1859 में ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। और उसके बाद उसका जो दूसरा हिस्सा है ना, उस पर इन्होंने रूल एस्टेब्लिश कर लिए जो हैब्सबर्ग के अंदर था। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने धीरे धीरे एक मीटिंग बनानी और स्टार्ट कर दी साउदर्न इटली के लिए, और साउदर्न इटली के जो भी किसान थे उन्हें इकट्ठा कर दिया। साउदर्न इटली के जो भी किसान थे उन्हें इकट्ठा कर लिया साउदर्न इटली के। और इसका नेतृत्व किया था गैरीबोल्डी ने। किसने किया था? गैरीबोल्डी ने। जो गैरीबोल्डी था ना, इसे इटली की तलवार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इटली की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ इटली, उसके नाम से इसे जाना जाता है, गैरीबोल्डी। इसके द्वारा 1860 में टू सिसिलिस को जीता गया और स्पेनिश जो राजा थे उन्हें हटा दिया गया, स्पेनिश रूल को हटा दिया गया। और 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को किंग माना गया यूनिफाइड इटली का। क्या माना गया? किंग माना गया। और आपको पता है कि इटली के कई सारे हिस्सों में इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, उनमें से कई सारे लोग लिबरल आइडियोलॉजी को नहीं जानते थे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने साउदर्न इटली का नाम भी नहीं सुना था, तो इटालिया जो है ना, कई सारे जो लोग है ना उनका ये बिलीव था जो ला इटालिया है वो विक्टर एमोनियल की पत्नी है। ला इटालिया कौन है? विक्टर एमोनियल की पत्नी है। यहाँ तक तो आपने सुन लिया कि कैसे यूनिफिकेशन किया गया इटली का। अब दूसरा है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। आपको पता है 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन राष्ट्र नाम की कोई चीज नहीं थी। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन नाम का कोई वर्ड नहीं था 18th सेंचुरी से पहले। और ब्रिटेन जो है कई हिस्सों में बटा हुआ था, कई आइलैंड्स में, जिसके अंदर इंग्लिश आइलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरिश, ये हिस्से थे।
यहाँ के लोगों की अलग अलग कल्चर था, अलग अलग लैंग्वेज थी, अलग अलग कल्चर था, अलग अलग लैंग्वेज थी, अलग अलग कस्टम था। 1688 में 1688 में ब्रिटेन में सारी की सारी जो सिस्टम है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वहां से मोनार्ची जो थी ना, मोनार्च का कंट्रोल वो कम हो गया और सारी की सारी पावर जो है वो पार्लियामेंट को चली गई, संसद को चली गई। 1688 से 1688 से ये होना स्टार्ट हो गया। और इस समय क्या हुआ, और 1688 के टाइम तक ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन में इंग्लिश जो थे ना, इंग्लिश वो ज्यादा पावरफुल हो गए। जो इंग्लैंड वाले जो लोग थे वो ज्यादा पावरफुल हो गए। उन लोगों ने क्या कर दिया, जो दूसरे कल्चर थे उसके अंदर, जैसे स्कॉटलैंड का कल्चर है, उनके कल्चर पर अपना इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया। और 1707 में एक ट्रीटी हुई थी, 1707 में एक ट्रीटी हुई थी, एक एक्ट पास किया गया था, यूनियन एक्ट, जिसके द्वारा इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। क्या बनाया गया बेटा? ग्रेट ब्रिटेन। जब ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया ना, तो स्कॉटलैंड के जितने भी लोग थे उन पर ब्रिटेन, ये जो थे इंग्लिश वाले, इन्होंने अपना कल्चर स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। उनकी लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज थी, लैंग्वेज वगैरह, कल्चर वगैरह, उनका उन पर अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर दिया। यहाँ तक कि वहां के लोगों को उनकी जो भी ड्रेस वगैरह है वो भी पहनने की परमिशन नहीं थी। उनकी जो ड्रेस वगैरह थी ना, ड्रेस वगैरह जो कस्टम्स वगैरह थी वो भी पहनने की परमिशन नहीं दी थी। यहाँ तक कि उनकी लैंग्वेज, गैलिक लैंग्वेज जो थी उनकी, वो भी बोलने की परमिशन नहीं दी गई थी। एक तरीके से आप जानते हो कि उनको उनके ही देश में पराया बना दिया गया, उनके ही देश में पराया बना दिया गया, स्कॉटलैंड के देश में। अब दूसरी कंडीशन आ गई आयरलैंड में। दूसरी कंडीशन कहाँ आ गई? आयरलैंड में। पहले आपको पता है जो आयरलैंड है ना, उसमें दो समुदाय के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन थी, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। आपको पता है कि क्रिश्चियन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैथोलिक, एक होते हैं प्रोटेस्टेंट। लेकिन जो आयरलैंड थे उसमें ज्यादा नंबर में थे कैथोलिक, ज्यादा संख्या किसकी थी? कैथोलिक की। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम कैथोलिक को ही हुई, जिनकी संख्या ज्यादा थी, क्योंकि इंग्लैंड के सपोर्ट से प्रोटेस्टेंट्स का प्रभाव ज्यादा हो गया। इंग्लैंड के सपोर्ट से प्रोटेस्टेंट का प्रभाव ज्यादा हो गया, वो ज्यादा पावरफुल बन गए। 1798 में एक मूवमेंट स्टार्ट किया था वॉल्फटॉन ने। किसने? वॉल्फटॉन ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था कि भाई आयरलैंड जो है उसे अलग ही रखा जाना चाहिए। लेकिन 1801 में आयरलैंड को बाय फोर्स मर्ज किया गया यूनाइटेड किंगडम में। मर्ज किया गया किसमें? यूनाइटेड किंगडम में। ये सिस्टम है। फिर ब्रिटेन के नए सिंबल आ गए, ब्रिटिश फ्लैग आ गया, नेशनल एंथम आ गया, इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर बताई गई। क्लियर? राष्ट्र निर्माण की कल्पना, इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि विजुअलाइज करने के लिए कि भाई नेशन किस तरीके से दिखाई देना चाहिए, तो कई सारे सिंबल का इस्तेमाल किया गया, कई सारे सिंबल का इस्तेमाल किया गया, कई सारी आइडियोलॉजी माने गई कि भाई सिंबल के लिए किसे डिनोट करना चाहिए। तो इसके लिए ना फीमेल को चुना गया। किसे चुना गया? पर्सनिफाई करने के लिए। और उसके लिए कई सारे सिंबल्स का यूज किया गया, जैसे आइडिया ऑफ लिबर्टी, जस्टिस, रिपब्लिक, जैसे समानता, स्वतंत्रता और न्याय। इसके लिए स्पेसिफिक सिंबल रखे गए, इसके लिए स्पेसिफिक सिंबल रखे गए, कई सारे सिंबल रखे गए, जैसे लिबर्टी आर द रेड कैप से लिबर्टी को दर्शाया गया। ब्रोकन चैन मतलब टूटी हुई जंजीर, ये इस चीज का प्रतीक है कि इंसान जो है बंधन में नहीं है, अब वो स्वतंत्र हो चुका है। जस्टिस के लिए एक औरत है, उसकी आंख को ना बांध दिया गया और इक्वल वेइंग स्केल्स रखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो फीमेल है वो रिप्रेजेंट कर रही है जस्टिस को। वो ये नहीं देखेगी सामने वाला व्यक्ति है कौन, सामने वाला व्यक्ति है कौन, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो या नोबेल हो, सबके लिए जस्टिस एक जैसा ही रहेगा, इक्वालिटी रहेगी। ठीक है, जस्टिस एक जैसा रहेगा। और इसके लिए अलग अलग देश में ना रिप्रेजेंट किया गया नेशंस का। फ्रांस ने क्रिश्चियनिटी मैरिन का यूज किया, क्रिश्चियनिटी मैरिने का यूज किया।
और उसके लिए लिबर्टी के लिए, किसके लिए? लिबर्टी के लिए। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोस्त ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। रेड कैप, ट्राई कलर फ्लैग है वहां का, कोकेट, स्टैच्यूज ऑफ मैरिन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स, रिमाइंड ऑफ पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल, नेशनल सिंबल वगैरह में लगाए गए। उसकी जो इमेज थी, सिक्के, स्टैम्प्स वगैरह पर भी छापे गए उसकी फोटो। ऐसा ही हुआ जर्मनी में भी। जर्मनी में जर्मेनिया को सिंबल रखा गया जर्मन नेशन का, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सर पर एक क्राउन है ओक लीव्स का। किसका बेटा? ओक लीव्स का, जो रिप्रेजेंट करती है हीरोइज्म को। किसे रिप्रेजेंट करती है? हीरोइज्म को, मतलब ताकतवर और वीरता को डिनोट करती है। यहां तक था विजुअलाइजिंग द नेशंस, जिसमें आप देखोगे कि बुक के पीछे आपको ऐसे सारे सिंबल्स दिखाए गए हैं, जैसे ब्रोकन चेन, टूटी हुई जंजीरें, बीइंग फ्रेड, ब्रेस्ट प्लेट, द ईगल। ये सिंबल है जर्मन एम्पायर के पावरफुल होने का। ओक लीव्स वीरता का, हीरोइज्म, सोवार्ड तलवार, रेडनेस टू फाइट, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और ओक मैंने बताया था वो वीरता को डिनोट करता है। जब भी ऑलिव लीव्स की बात आ जाए ना, तो वो याद रखना पीस के लिए होती है। किसके लिए होती है बेटा? वो पीस के लिए। इसके अलावा ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये फ्लैग है जर्मन स्टेट्स के। किसके बेटा? जर्मन स्टेट्स के। रेज ऑफ राइजिंग सन, सन से एक रे निकल रही है, ये इसको डिनोट कर रही है न्यू एरा में, कि अब न्यू एरा एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, नया विश्व एस्टेब्लिश हुआ। ये सिंबल्स पूछे जा सकते पेपर में। ठीक है, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। देखो बेटा, नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या होता है? इंपीरियलिज्म का मेन मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंट्री अपने इन्फ्लुएंस किसी दूसरी कंट्रीज पर बढ़ाना स्टार्ट कर देती है, जिसे आप कहते हैं साम्राज्यवाद, या कोई देश किसी दूसरे देश को अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर देता है, तो उसे हम इंपीरियलिज्म कहते हैं। इंपीरियलिज्म का मेन मोटिव ये होता है कि प्रॉफिट अर्न करना। इंपीरियलिज्म का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, उनके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना, और अपनी इकोनॉमिकल कंडीशंस बढ़ाना। आपको पता है इंपीरियलिज्म के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इंपीरियलिज्म के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, क्योंकि मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो ज्यादा से ज्यादा कंट्री को कॉलोनी बनाना चाहती थी, ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स हो सके, तो ये सारा यूरोपियन की पावर थी, वो अलग अलग हिस्सों को, जिसके कारण उन्होंने अपनी आर्मी को पावरफुल बनाया था, स्ट्रेंथ किया था। और इसके लिए सबसे मोस्ट जो टेंशन है वो 1871 के बाद क्रिएट हुई थी बाल्कन्स में। कहाँ क्रिएट हुई? बाल्कन्स, जिसे आज की डेट में आप जानते हो रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, यूगोस्लाविया, ये जो सारे इलाके हैं ना, इन्हें बाल्कन रीजन्स कहा जाता था। ठीक है, ग्रीस, अल्बेनिया, ये सारे जो इलाके हैं ना, मोंटेनिग्रो, ये पूरा का पूरा जो इलाका है, इन्हें हम बाल्कन रीजन कहते हैं। और यहाँ के जो लोग रहते थे उन्हें स्लैब्स के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? स्लैब्स के नाम से, स्लाव कहते हैं आप। इसके अलावा यहाँ ये जो था, इसका मैक्सिमम हिस्सों पर पहले कंट्रोल था ओटोमन एम्पायर का। किसका कंट्रोल था? ओटोमन एम्पायर का। ओटोमन एम्पायर जो था, उसने इस इलाके को सोचा कि भाई ये इलाका उनके हाथ से न जाए, तो उसमें बाद में काफी ज्यादा रिफॉर्म्स भी करे, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला, नहीं हो। और ये जो बाल्कन रीजन्स हैं, इसके मैक्सिमम स्टेट्स, जितने जो इसके देश थे ना बाल्कन रीजन के, वो 1 बाय 1 करके इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गए। बाल्कन रीजन के जो देश थे वो 1 बाय 1 करके इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो गए। और इनके कई सारे देश को इंडिपेंडेंट होने में लाखों साल लगे, सॉरी 100 से ज्यादा साल लगे। कई सारे स्टेट्स को, लाखों नहीं, 100 से ज्यादा साल लगे इंडिपेंडेंट होने में। और आपको पता है जो बाल्कन रीजन है, ये एक बहुत बड़ा टेंशन था रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड के बीच में, क्योंकि इनकी जितनी भी कंट्रीज थी वो बाल्कन रीजन पर अपना कंट्रोल करना चाहती थी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बाल्कन रीजन एक चीज के लिए और फेमस है, नेचुरल रिसोर्स के लिए। ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह भी यहाँ पर है ज्यादा। ठीक है, और आपको पता है कि जो आपने कोल्ड वॉर नहीं सुना,
कोल्ड वॉर में बाल्कन रीजन में ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल जो था वो था सोवियत यूनियन का। किसका कंट्रोल था? सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का। ये जो बाल्कन रीजन है, ये बाद में आपको पता है कि एक स्टेट्स का कंसेप्ट आया कि भाई नेशन स्टेट्स, जो स्टेट्स है ना वो अलग हो जाने चाहिए, उनके जो कल्चर वगैरह उसके हिसाब से अलग होने चाहिए। बाद में क्या हुआ, जो ये जो बाल्कन रीजन है उसमें इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी हो गए, इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी हो गए, जिसके कारण बाल्कन रीजन के कई सारे जो स्टेट्स थे, एक ही स्टेट से, मतलब स्टेट पॉलिटिकल में और हिस्ट्री में स्टेट मीन्स होता है कंट्री, ये जो एक ही स्टेट्स है ना इनसे कई सारी अलग अलग कंट्री बनना स्टार्ट हो गई। ठीक है, जैसे आप यूगोस्लाविया के बारे में जानते हो, यूगोस्लाविया से क्रोएशिया निकला, बोस्निया हर्जेगोविना निकला इससे। इसके अलावा आपने आज की डेट में एक कंट्री का नाम सुना होगा, चेक रिपब्लिक। चेक गणराज्य का नाम सुना है? चेक रिपब्लिक। जिसे आप लोग, जिसे जो पहले था ना उसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। क्या नाम था बेटा पहले उसका? चेकोस्लोवाकिया। वो बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक चेक रिपब्लिक और एक स्लोवाकिया। ये सारे के सारे जो हिस्से हैं वो बाल्कन रीजन से निकले थे। किससे निकले थे? बाल्कन रीजन से। ठीक है, और बाल्कन रीजन को भी एक बड़ा रीजन माना जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। इंपीरियलिज्म होता क्या, जैसे मैं हूं, आपने सुना होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आए थे वो पहले कोई भी कंट्री जब आई थी ना तो ये इन कंट्री चाहते थे कि भाई कितना यहाँ के रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया जाए। तो ब्रिटेन चाहेगा भाई मैं भी ज्यादा बनाऊं, इसके ज्यादा होगा यूरोपियन। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में यूरोपियन का ज्यादा दबदबा था। उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज के जो हिस्से है ना उनको अपने अंदर कैप्चर करने स्टार्ट कर दिए, जिनके कारण इनमें आपस में ही बहुत लड़ाई हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लो, सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कौन सी है? यूरोपियन। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कौन सी है? यूरोपियन ही कंट्रीज है, क्योंकि ये एक दूसरे पर ना इन्फ्लुएंस करना चाहती थी रिसोर्स वगैरह को। और लेकिन इनका एस्टेब्लिशमेंट जो है अलग स्टार्ट हुआ। ये जो सबसे पहले आपको पता होगा, ये जो अलग अलग कंट्रीज की खोज हुई है ना, सबसे पहले इसमें आ गए थे पुर्तगीज और स्पेनिश। आगे पुर्तगीज और स्पेनिश थे दूसरे देशों की खोज वगैरह करने में, लेकिन डोमिनेंट किसका हो गया था? फ्रांस और ब्रिटेन का बाद में, क्योंकि ये तो कमजोर पड़ने लग गए धीरे धीरे। क्योंकि आपको पता है इंडिया की खोज पुर्तगीज ने की 1498 में, वास्को डी गामा। अमेरिका की खोज स्पेनिश ने करी थी, अमेरिका की खोज। ये अमेरिका वगैरह जो है ना, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ के इंडिजिनियस पीपल नहीं है अभी, 1 से 2% भी नहीं है वहाँ के जो मूल निवासी थे पहले, सबको मरवा डाला गया। यहाँ पर ये जो यूरोप के लोग थे वही जाके बस गए वहां पर, क्योंकि यूरोप में कैथोलिक, इनमें आपसी में भी लड़ाई थी ना, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के बीच में लड़ाई होती थी। इसके अलावा जो घर का बड़ा छोटे बच्चे वगैरह थे उन्हें संपत्ति का राइट नहीं मिलता था। कुछ लोग जो यहाँ पर गरीब थे